2022 में इंडिया में बिका हर तीसरा ईयरफोन सैमसंग, सोनी या JBL का नहीं, एक इंडियन स्टार्टअप बोट का था। और एग्जैक्टली एक साल बाद वही कंपनी पूरी तरह से टूट चुकी थी। बोल। IPO कैंसल, वैल्यूएशन डाउन और लॉसेस रिकॉर्ड हाई। व्हाट हैपेंड इन दोस 12 मंथ? जरा इन नंबर्स को देखो। सिर्फ 5 सालों में बोट का रेवेन्यू 701 करोड़ से 3400 करोड़ के पार पहुंच गया। पहली नजर में ये एक सुपर सक्सेसफुल कंपनी की स्टोरी लगती है, लेकिन असली पिक्चर रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट बताता है। बिजनेस में एक रूल होता है, रेवेन्यू टेल्स यू हाउ बिग यू आर, प्रॉफिट टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। तो अब जरा इन नंबर्स को देखो। 2022 तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कंपनी प्रॉफिट में थी, ग्रोथ फास्ट थी, लेकिन फिर 2023 आया और बोर्ड को 129 करोड़ का लॉस हुआ। सबसे शॉकिंग बात, जिस साल कंपनी ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया 3403 करोड़, उसी साल उसका लॉस भी सबसे ज्यादा था। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी मार्केट में एक चाय की शॉप है, आसपास 3 से 4 कॉम्पिटिटर भी हैं और सब 10 की चाय बेच रहे हैं। और फिर एक दिन मार्केट में मेला लगता है, क्राउड ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, तो आप सोचते हो कि अगर हम 8 रुपए में बेटर चाय देंगे तो ज़्यादा कस्टमर आएंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपकी स्ट्रेटेजी काम कर जाती है। उस दिन मार्केट में सबसे ज़्यादा चाय आपकी दुकान से बिकती है, टोटल सेल्स 10,000 रुपये। लेकिन रात को जब हिसाब होता है, दूध, चाय पत्ती, चीनी, स्टाफ, रेंट और बिजली, और आपने जो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया था, वो टोटल खर्चा निकलता है 11,000 रुपये। मतलब 10,000 की सेल्स लेकिन 1,000 का लॉस। यही बोट के साथ हुआ। 2023 में सबसे बड़ा रेवेन्यू, सबसे बड़ा मार्केट शेयर और सबसे बड़ा लॉस। अब सवाल ये है, ऐसी गलती एक सक्सेसफुल कंपनी ने आखिर किया ही क्यों? साल था 2016। एक एक्स हारमन्स एग्जीक्यूटिव अमन गुप्ता, एक एंटरप्रेन्योर समीर मेहता, दोनों का एक सिंपल आइडिया था कि एप्पल के नॉर्मल चार्जर्स केबल्स अक्सर वायर के जॉइंट्स के पास से टूट जाते थे। इसलिए बोट ने ब्रेडेड चार्जर्स केबल्स बेचना शुरू किए, जिसके ऊपर नायलॉन की ओवन लेयर होती थी, जो उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाती थी। धीरे धीरे बोट ने चार्जिंग केबल से ईयरफोन्स, नेक बैंड और स्पीकर तक पहुंच बनाई, और उसके बाद कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 2020 में 701 करोड़ का रेवेन्यू, 2021 में 1534 करोड़ का रेवेन्यू और 2022 में 2886 करोड़ का रेवेन्यू। सिर्फ 3 सालों में 4x की ग्रोथ। अब सवाल यह है कि सैमसंग, सोनी और JBL जैसे ब्रांड के होते हुए बोट ने ऐसा क्या किया कि वो सबको पीछे छोड़कर इंडिया का नंबर वेयरेबल ब्रांड बन गया? इसके पीछे 4 बड़े रीजन थे। स्वीट स्पॉट, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और टाइमिंग। सबसे पहला स्वीट स्पॉट। उस समय मार्केट में 2 एक्सट्रीम थे, या तो 3,000 से 10,000 का एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ब्रांड का, या चीप चाइनीज लोकल ईयरफोन जो जल्दी खराब हो जाते थे। बोट ने इन दोनों के बीच का स्वीट स्पॉट पकड़ा। अफोर्डेबल प्राइसिंग, स्टाइलिश डिजाइनिंग और डिसेंट क्वालिटी यंग इंडिया के लिए परफेक्ट डील थी। दूसरा था डिस्ट्रीब्यूशन। जब बाकी ब्रांड ऑनलाइन स्टोर पर डिपेंडेंट थे, बोट ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट को ही अपना शोरूम बना दिया। ना स्टोर का रेंट, ना रिटेल स्टाफ का खर्चा, प्रोडक्ट सीधा कस्टमर के पास। फिर आता है मार्केटिंग।
बोट ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के बजाय एक्सपेरिमेंशियल लाइफस्टाइल मार्केटिंग पर फोकस किया। हार्दिक पांड्या, कियारा आडवाणी, यूथ फोकस्ड ब्रांडिंग। प्रोडक्ट अफोर्डेबल था लेकिन ब्रांड की कुल इमेज प्रीमियम फील देती थी। और लास्ट था टाइमिंग। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 2020 में कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और गेमिंग की वजह से ऑडियो प्रोडक्ट्स की डिमांड अचानक एक्सप्लोड हो गई। और जब ऑफलाइन के ब्रांड स्ट्रगल कर रहे थे तब बोट ऑलरेडी ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड बन चुका था। 2022 तक बोट का कॉन्फिडेंस पीक पर था। ऑडियो कैटेगरी में कंपनी ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुकी थी। The Indian smartwatch market, which currently stands at 12.2 million units, which is 10% of the global number. और उसी वक्त स्मार्ट वॉच मार्केट भी तेजी से ग्रो कर रहा था। बोट को यहाँ अपना एक नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी दिख रहा था। इसी कॉन्फिडेंस में कंपनी ने अग्रेसिवली स्मार्ट वॉच लॉन्च करना शुरू कर दिए। अलग अलग मॉडल्स, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स और बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि स्मार्ट वॉच मार्केट में बोट अकेला नहीं था। 2023 तक फायरबोल्ट और नॉइज जैसे ब्रांड ऑलरेडी अग्रेसिवली स्केल कर चुके थे। कंपटीशन सिर्फ मार्केट शेयर नहीं था, प्राइसिंग का भी था। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी की वजह से कॉम्पिटिटर्स का कॉस्ट बोट से ज़्यादा अग्रेसिव था। और फिर शुरू हुआ प्राइस वॉर। 999 की स्मार्ट वॉच 799 पर आई और दोबारा फिर 599 पर। हर नए लॉन्च के साथ प्राइसेस गिरते गए और कंपनी की मार्जिन टूटने लगी। और इसी बीच बोट ने एक और बड़ी गलती कर दी। कंपनी ने अज्यूम किया कि डिमांड और तेजी से बढ़ेगा, इसलिए बल्क में इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी। कंटेनर्स के कंटेनर्स, करोड़ों का माल, लेकिन डिमांड उतनी फास्ट नहीं बढ़ी। इन्वेंट्री वेयरहाउस में अटक गई और कंपनी का कैश ब्लॉक होने लगा। ऊपर से पोस्ट कोविड सप्लाई चेन शॉक्स ने कंपोनेंट कॉस्ट और बढ़ा दिए। मतलब मार्जिन पहले से ही प्रेशर में थे और अब कॉस्ट भी कंट्रोल से बाहर जा रही थी। और जब ये सब प्रॉब्लम एक साथ हिट हुई तब बोट का पूरा बिजनेस प्रेशर में आ गया। 2023 का रिजल्ट था 3,403 करोड़ का रेवेन्यू, लेकिन 129 करोड़ का नेट लॉस। आपको शायद चाय वाली स्टोरी याद होगी, जहां सिर्फ मार्केट शेयर जीतने के चक्कर में लॉस हो गया था। वही गलती बोट ने भी रिपीट कर दी। मार्केट शेयर प्रेशर में आने लगा। मार्केट को लगने लगा था कि बोट अब कोलैप्स के करीब है और स्टोरी यही खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ से बोट ने शोर नहीं, नंबर से जवाब देना शुरू किया। 2025 में 3,097 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया, वापस ग्रीन। लेकिन सवाल यह है कि एक कंपनी जो लॉस में जा चुकी थी वो वापस प्रॉफिट में कैसे आ गई? आंसर सिंपल था कि बोट ने अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं किया, उन्हें आइडेंटिफाई किया और सिस्टमेटिकली करेक्ट किया। और यही से स्टार्ट हुआ कमबैक का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट 4 क्लियर स्टेप में। स्टेप नंबर 1, कॉस्ट कंट्रोल। मेक इन इंडिया के तहत चाइना डिपेंडेंसी कम करके प्रोडक्शन इंडिया शिफ्ट किया गया, राजस्थान और उत्तराखंड। इससे कॉस्ट कम हुई, सप्लाई चेन बेटर और मार्जिन इंप्रूव होने लगे। सेकंड स्टेप थी प्रोडक्ट फोकस। SKU कट किए गए, 300 प्लस प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करके सिर्फ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स पर फोकस किया गया। जो बिकता था उसको और बेटर बनाया गया और जो नहीं बिकता था उसको हटा दिया गया। और आखिरी स्टेप था इन्वेंट्री डिसिप्लिन। अब कंपनी ने बल्क ऑर्डरिंग बंद कर दी, नेवर अगेन अप्रोच के साथ।
प्रोडक्शन और सप्लाई को डिमांड ड्रिवन बनाया गया, जिससे कैश साइकिल टाइट और कंट्रोल हो गया। 2 साल के लॉसेस के बाद ये सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, ये सर्वाइवल का प्रूफ था। और इसके बाद लग रहा था कि अगला स्टेप आईपीओ वापस लाने का है, लेकिन फिर जो हुआ उसने दोबारा सबको सरप्राइज कर दिया। सेबी से अप्रूवल मिल गया। आईपीओ साइज था 1500 करोड़, 500 करोड़ का फ्रेश इशू, 1000 करोड़ का ओएसएफ, सब रेडी था और फिर दोबारा रुक गया। 701 करोड़ से 3403 करोड़ तक का सफर, 130 करोड़ के लॉस से गुजरते हुए वापस 60 करोड़ तक का प्रॉफिट। तो बोट की स्टोरी हमें सिखाती है कि बिजनेस में ग्रोथ फास्ट हो सकती है, लेकिन सर्वाइवल सिर्फ डिसिप्लिन, फोकस और ट्रस्ट से ही होता है। अब लास्ट के 2 सवाल, क्या बोट का आईपीओ 2026 में आएगा, और आएगा तो क्या आप इन्वेस्ट करोगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।